हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एक त्यागी और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी बेसिक इंग्लिश सीरीज की वीडियो है। पिछली वीडियोस में हमने नाउन्स के जेंडर्स को जाना था और उससे पहले नंबर्स को समझा था। तो नंबर्स एंड जेंडर्स को जानने के बाद अभी ये लास्ट हमारा नाउन की से लेकर यानी नाउन से रिलेटेड लास्ट वीडियो है हमारी, जिसका टाइटल है फंक्शन ऑफ नाउन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो को इसलिए मैं खास मानता हूं क्योंकि जब आप आगे चलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो उस वक्त जब आप नाउन क्लोज यानी सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज को स्टडी करते हैं तो वहां पर नाउन क्लोज आपका उन सभी फंक्शन में काम करता है जिसमें एक नाउन यानी जो नाउन के फंक्शन होते हैं उन्हीं के अनुरूप काम करता है आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, क्योंकि आप सही नाउन की तरह एक नाउन क्लोज से काम कराते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक देखिएगा इसको, और अच्छा लगे काम तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लेट आई है बिकॉज मुझे थोड़े से पर्सनल कुछ काम थे अपने जिनमें मैं थोड़ा उलझा हुआ था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से कि थोड़ा लेट आई है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आज का जो वीडियो का टाइटल है वो फंक्शंस ऑफ नाउन है, यानी नाउन के केसेस की बात करते हैं। इसे इस तरह से समझिए दोस्तों, जिस तरह से आप किसी भी सपोज आप एक कोई भी चीज खरीद कर लाए, जैसे एक स्मार्ट टीवी खरीद कर लाए, तो उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी वो किस तरीके से काम करता है, उसकी फंक्शन क्या है। उसी सेम वे में हमने एक्चुअली नाउन को स्टार्टिंग से जाना था, नाउन क्या है, इसके प्रकार को जाना था, टाइप्स ऑफ नाउन यानी काइंड्स ऑफ नाउन को समझा था। फिर हमने इसके नंबर्स को डिटेल में पढ़ा था, जो वीडियोस आप यहाँ पर लिंक देखिए कोने पर आपको दिख रहा है, वहां पर जाकर देख सकते हैं पूरी सीरीज में। उसके बाद आपने जेंडर्स को समझा था कि जेंडर की फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, और आज दोस्तों हम फंक्शन ऑफ नाउन को समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कॉमन एरर्स के पर भी एक वीडियो बनाऊंगा नाउन्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम नाउन को कम फाइनल कर देंगे, और फिर हम नेक्स्ट प्रोनाउन में इसी तरीके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो देखिए, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ नाउन, यानी लगभग 9-10 केसेस में काम करती है आपकी नाउन, और इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी नाउन के जो काम होते हैं वो किस किस केसेस में होते हैं, उसके फंक्शन क्या है, इसी को आज हम समझेंगे। तो when we speak of the function of noun, we simply mean the different function that noun can serve while appearing in the sentences। यानी जब भी सेंटेंस में आपकी नाउन जहां भी दिखेगी, आपको किस किस फंक्शन में दिखेगी, उसका काम क्या है, वो किस केस में आई है, इसी को मेनली आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो यू विल बी एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट फंक्शन दैट नाउन कैन परफॉर्म व्हेन दे अकर इन द सेंटेंस। जब भी वो आता है सेंटेंस में तो किस फंक्शन में आता है, ये हम जानेंगे। तो ये देखिए, पहला फंक्शन होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जिसको हम सब्जेक्ट टू द वर्ब भी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो यानी जब हम किसी भी क्रिया यानी वर्ब का कर्ता नाउन को बनाते हैं तो मेनली वो काम, वो फंक्शन सब्जेक्ट टू द वर्ब नाउन का फंक्शन कहलाता है। इसी को हम सब्जेक्ट टू द वर्ब या सब्जेक्ट टू द वर्ब बोलते हैं। तो इस केस में नाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जनरली जब हम कभी हु या व्हाट से क्वेश्चन पुट अप करते हैं एक्शन के साथ, और आंसर में जो भी हमें मिल जाए तो समझ लेना वो आपका सब्जेक्ट है। तो nouns can serve as a subject when they answer the question that who and what is doing the action, यानी क्रिया कौन या क्या कर रहा है इसके आंसर में, या who और what is being the state of being in sentence, या कौन या क्या स्थिति में कोई हो रहा है, या किसी की क्या स्थिति है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये सभी आपका कर्ता होता है सेंटेंस में। तो उसको आप पहचान ले, अगर वो नाउन है तो उसका पहला फंक्शन सब्जेक्ट टू द वर्ब हो जाता है। जैसे रमन रोट अ लेटर, रमन ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेनली किसने पत्र लिखा, हु रोट अ लेटर, तो आंसर 100% आएगा आपका रमन। और रमन चूंकि एक प्रॉपर नाउन है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, तो इस प्रॉपर नाउन का अगर फंक्शन आप फाइंड करें कि भाई इसने किस तरह से काम किया है, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम किया, क्योंकि इसने एक एक्शन किया है यहाँ पर लिखने का, रोट अ लेटर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इस चैप्टर को समझा रहा हूँ। तो वो सब्जेक्ट टू द वर्ब या सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये पहला फंक्शन हो गया। द स्काई सीम्ड हेजी
अब यहाँ पर देखिए कैसा प्रतीत हो रहा था या कैसा प्रतीत हुआ स्काई, तो वो हैजी, तो यहाँ पर एक मतलब एक स्थिति को दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर हैप्पी, सॉरी राम, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे देखिए राम इज हैप्पी, देखिए राम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन राम की हम यहाँ पर स्थिति को दिखा रहे हैं। तो अगर आप जिसकी भी स्थिति को दिखाए भाई, वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। तो स्टेटिव एंड डायनेमिक दोनों फॉर्म में हम सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर नाउन की तरह हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में रोट इज अ वर्ब, रमन टेल्स दैट हु और व्हाट रोट अ लेटर। तो यहाँ पर देखिए रमन, therefore the Raman which is the doer यानी कार्य संपादक of the action is the subject of the sentence। तो यहाँ रमन ये बताता है कि भाई किसने लिखा। तो अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप करते हैं तो आंसर आएगा रमन ने लिखा, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में। और यहाँ पर देखिए सेंटेंस में seemed a verb of being is a verb यानी sky does that who and what was being hazy। तो यहाँ पर देखिए sky is the subject, क्योंकि यहाँ पर state तो usually comes before the verb, यहाँ पर सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आते हैं। तो ये था अपना सब्जेक्ट टू द वर्ब। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा जो होता है वो होता है जी अपना ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यानी जिस तरह नाउन किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनती है, तो उसी तरह वो ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल राम हेल्प्स मी, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है जो हमने पीछे पढ़ा भी, और मैं ऑब्जेक्ट हूँ। बट अगर मैं अपने आप को सब्जेक्ट में यूज करूँ और मैं लिख दूं भाई आई हेल्प राम, तो यहाँ पर देखिए राम वुड बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ एक्शन राम पर हो रहा है। तो इस तरह से अब ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं, दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, तो a noun can function as a direct object in a sentence when it answers the question, जैसे whom or what is receiving the action of the verb, यानी किस व्यक्ति या वस्तु के ऊपर कार्य हो रहा है, जिसके भी हो रहा है वही ऑब्जेक्ट है। A direct object normally follows the verb, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब को फॉलो करता है। The verb must be a verb of action। अब यहाँ पर जो आपकी वर्ब होनी चाहिए भाई, जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करें, वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी एक ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो अर्थ नहीं आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। The verb wrote is an action that Raman performed। तो देखिए रमन ने पत्र लिखा, ठीक है, यहाँ पर देखिए परफॉर्म, तो एक्शन किसने किया था? पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें रमन ने एक्शन को परफॉर्म किया। Now there is another noun in the sentence। अब उस सेंटेंस में एक और भी नाउन है, ठीक है, क्या? What is that another noun? Does it answer the question? What is Raman write? रमन ने क्या लिखा? तो if it does, देखिए then the noun is direct object। तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर रमन ने क्या लिखा था? पत्र लिखा, तो पत्र वहां पर डायरेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी मस्ट कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट। वो किस तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं? जैसे एट फर्स्ट वी मस्ट चेक टू एंश्योर द वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि भाई जो वर्ब है आपकी वो स्टेटिव ना हो, क्योंकि वर्ब तो देखिए इज एम आर भी आपकी वर्ब बी भी होती है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं। तो आपकी वर्ब एक्शन होनी चाहिए, मतलब वो एक एक्शन वर्ब हो जो कि ट्रांजिटिव हो, उसी का ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा वहां पर। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट देखिए, यूजुअली अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट रिसीव एन एक्शन, सो द वर्ब मस्ट बी एन एक्शन वर्ब। तो क्योंकि वो रिसीव करती है ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, तो वो एक एक्शन वर्ब होना चाहिए। दैट डज द वर्ब परफॉर्म एन एक्शन, बिल्कुल करता है। तो देयर आफ्टर द क्वेश्चन व्हाट और होम will be asked after action verb। जब भी आप what and whom से क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब के साथ, जो आंसर आएगा आपका वो आपका क्या होएगा भाई? जैसे फॉर एग्जांपल जॉन wrote what, देखिए रोहन है यहाँ पर, रोहन wrote what, रोहन ने क्या लिखा? तो आंसर आएगा दैट, सॉरी रमन ने क्या लिखा? तो रमन ने क्या लिखा था? एक लेटर। तो फर्स्ट इन राइटिंग एन एक्शन, डेफिनेटली यस, बिल्कुल राइटिंग एक्शन है, क्योंकि भाई लिखना एक एक्शन है। तो लिखा क्या? एक लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसको हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर माना है, दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो देखिए यहाँ पर here there is a word that answers the question. Raman wrote what? Definitely yes, यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो letter is a definitely, ये देखिए the direct object. तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लेटर है। इसी तरह से जैसे she cooks the food, वो खाना बनाती है। तो यहाँ पर देखिए वो बनाती क्या है? खाना बनाती है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है कुक्स, क्योंकि अगर आपने ये खाली बोल दिया कि वह बनाती है तो लोग आपसे पूछेंगे डेफिनेटली दे विल आस्क यू कि भाई क्या बनाती है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट हमेशा डिमांड करती है, तो ऑब्जेक्ट जरूर लाना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एंडी प्लेड अ पियानो बजाया एंडी ने, तो फर्स्ट यहाँ प्लेइंग एक्शन डेफिनेटली है, पियानो डेफिनेटली एक्शन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पियानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेचन इज हैप्पी, तो यहाँ पर देखिए इज एन एक्शन डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इज यहाँ पर एक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटिव वर्ब है, एक्शन इसमें नहीं होता। तो विद द एब्सेंस ऑफ द एक्शन वर्ब देयर कैन बी नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। हैप्पी हालांकि इसके बाद है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, एडजेक्टिव है ये, यहाँ पर नाउन भी नहीं है। और ये देखिए जोएल ड्रॉव अक्रॉस अ ब्रिज, तो इज ड्रॉव एन एक्शन डेफिनेटली बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए ये इज दैट ड्रॉव एक्शन। तो इज देयर अ वर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन जोएल ड्रॉव होम एंड व्हाट, डेफिनेटली यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नथिंग रिसीव द एक्शन, इसलिए यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बस जैसे मैंने बताया था ना कि आप ध्यान ये रखना आपको कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब आप यानी एक्शन वर्ब आप जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है या किसके ऊपर वो एक्शन इंप्लीमेंट हुआ है ये देखना है। तो जो भी वहां पर होगा, अगर वो नाउन है तो उस नाउन का फंक्शन होगा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डेटिव केस भी बोलते हैं, दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग टू whom or which something is done. Right, a noun can function as an indirect object which requires a verb of action. यहाँ पर भी सेम बात वही है जो पहले, लेकिन बस कुछ हद तक मैं आपको देखिए मोटा मोटी तरीके से समझा देता हूँ कि भाई इनडायरेक्ट में हम जनरली लिविंग बीइंग को हम कंसिडर कर लेते हैं as with the receiver of the direct object is with directly of the receiver of action. Indirect object receiver the action of the verb indirectly. जो indirect होता है वो indirectly रिसीव करता है, जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट करता है। जैसे जैन सप्लाइड हिम सम गुड्स, तो जैन ने उसको कुछ वस्तुएं या कुछ सामान सप्लाई किया, ठीक है भाई। तो अब देखिए हम अगर पूछेंगे वो व्हाट जैन डिड सप्लाई हिम, तो जैन ने उसको क्या सप्लाई किया। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट व्हाट डिड जैन सप्लाई हिम, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सम गुड्स, ठीक है। ये तो गुड्स मतलब यहाँ पर आपका ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो सप्लाई किया गया। अब किसको किया? तो हिम, तो यहाँ पर हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए और समझ लीजिए, जैन सप्लाइड व्हाट द सम गुड्स, तो गुड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको किया भाई? जैन ने किया, तो किसको किया? उसे, तो उसे यहाँ पर इनडायरेक्ट। अब देखिए मैं इसको ना सिंपल वे में आपको बहुत अच्छे से और 2-3 पॉइंट और समझा देता हूँ कि ये देखिए जो एक्चुअली वर्ब होती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सकर्मक। तो एक्चुअली इस वर्ब को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है किसकी भाई? ऑब्जेक्ट की, यानी इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो तुरंत बाद हम इसके लेकर आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान इसमें एक चीज का रखना है कि दोनों यहाँ पर देखिए वर्ब के तुरंत बाद जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लाते हैं, तो और यानी जब दो ऑब्जेक्ट आप साथ साथ लाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसमें देखिए यहाँ पर छोटी सी कैटेगरी डायरेक्ट में जनरली हम क्या करते हैं, वैसे तो डायरेक्ट में लिविंग भी आ जाता है। मान लो अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट साथ साथ आए तो डायरेक्ट में देखिए हम नॉन लिविंग को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे फोन है, मोबाइल, बोतल है, मनी है, बुक्स है, ये सब आपके कैसे हो जाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग हो जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है।
और जो इनडायरेक्ट होता है आपका उसमें हम लिविंग को ले लेते हैं। तो कोई भी नाम है आपका, नेम, कोई भी नाउन है, उसको हम इनडायरेक्ट में, इवन प्रोनाउंस भी आपकी सारी आ जाती है जिसमें हम प्रॉपर जो आपकी प्रॉपर नाउन प्रोनाउंस होती है उनको हम रख लेते हैं व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जैसे मी है, हिम है, हर है, डैम है, ठीक है, या फिर किसी नाम को। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, याद रखिएगा, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मी आ गया, अस आ गया, ठीक है जी, यू आ गया, डैम है, हर है, हिम है। चूंकि नाउन की बात कर रहे हैं तो टोटल नाउन यहाँ पर आ जाएगी। नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम होता है। डायरेक्ट में आपका नॉन लिविंग आ गया, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। जिस फॉर एग्जांपल ये देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, किसको, माई स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने नाउन लगा दिया, माई स्टूडेंट्स लिविंग है। क्या पढ़ाता हूँ, देखिए डायरेक्ट चीज यहाँ पर इंग्लिश। तो इंग्लिश वुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले मैं पढ़ाता क्या, इंग्लिश, इसको, स्टूडेंट्स को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। तो पहले मैं, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट्स में बीच में प्रेपोजिशन नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई लव माय मदर, तो देखिए आई लव माय मदर, तो माय मदर ऑब्जेक्ट है लव के पीछे, तो यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं है। ओके, कभी भी यूज नहीं करते। एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर कि भाई अगर आप चाहें तो वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको ले आए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसके जस्ट तुरंत बाद ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ ले आए आप, ठीक है। और बीच में फिर क्या करें आप, टू एंड फोर, दो प्रेपोजिशन में से किसी भी एक का यूज कर लें। अगर को की साउंड निकलती है, से की निकलती, को ले आए यानी टू ले आए, और के लिए की आपकी साउंड आ रही है तो भाई फोर का यूज कर लें। और उसके बाद फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले आए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे भी देखिए। दो एग्जाम्पल बनाकर देखिए, यहीं पर उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जैसे मैंने बनाया था अभी, आई टीच माय स्टूडेंट्स इंग्लिश, राइट। तो ये देखिए, टीच के बाद माय स्टूडेंट्स आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर इंग्लिश यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, आई टीच, और मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आऊं इंग्लिश, तो किसको पढ़ाता हूँ, को, यानी अपने स्टूडेंट्स को, राइट। ये अपने स्टूडेंट्स को माय स्टूडेंट, तो मैं टू लगा दूंगा, टू माय स्टूडेंट्स। तो मेरे पास अब दो तरीके हो गए, आई टीच माय स्टूडेंट्स इंग्लिश डायरेक्ट, और आई टीच इंग्लिश टू माय स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, शी बॉट her husband a shirt। घबराइएगा मत, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस तरह के सेंटेंस बनाने की। she bought her husband a shirt, तो हमने her husband इनडायरेक्ट को तुरंत bought के बाद लगा, a shirt पीछे आप इसे ऐसे बना सकते हैं, she bought a shirt, किसके लिए, for her husband। तो अब इस बार हमने क्या किया, पीछे ले आए इनडायरेक्ट। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी डाउट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना देता हूँ। तो वहां से आप डायरेक्ट मुझे कोई भी क्वेरी है आपकी ग्रामर के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, मैं आपको बिल्कुल उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, फोर्थ वन है आपका कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी पूरक। अब नाउन क्या है भाई, पहले सब्जेक्ट के रूप में आ गया, जिसमें हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लिया। फोर्थ पॉइंट हमारा नाउन यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में पूरक, ठीक है जी, पूरक। एक ऐसा शब्द जो कि अर्थ को पूरा कर दे, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, जो वर्ब भी होती है हमारी, जैसे इज एम आर, या जो सेंसेशनल वर्ब्स होती है हमारी, जैसे लुक है, राइट, और टेस्ट है, ठीक है, साउंड है,
तो इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब भी है जिसमें सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ब भी आपका आ जाता है। तो ये स्टेटिव फॉर्म से एक्शन वर्ब नहीं है, इनमें कोई एक्शन नहीं होता, तो इसीलिए इनका ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल दिया था भाई, जहाँ पर वर्ब भी है तो उसके बाद एक्चुअल ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, क्योंकि वो रिसीव नहीं करती कोई भी नाउन या जो प्रोनाउन आती है, तो वो केवल स्थिति बताने के लिए आता है। जैसे आपने बोला आई एम अ टीचर, अगर आपने बोला भाई मैं एक टीचर, तो देखिए आप एक टीचर होना यहाँ पर दिखा रहे हैं, अपना कोई काम आप नहीं करते, आप जाते हैं ना, आप किस चीज को खाते हैं ना, आप कुछ लिखते हैं, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं, तो स्टेटिव वर्ब है आपकी। तो इसके बाद जो भी नाउन आएगी कभी भी इज एम आर के बाद जो वर्ब भी है आपकी, जो भी नाउन आप यहाँ लिखी देखें, तो समझ लेना ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और इस केस को, इस फंक्शन को नाउन के हम कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब कह देते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे द लेडी इज एन इंजीनियर, इंजीनियर यहाँ पर नाउन है तो ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने और फालतू की ये सारी चीजें छोड़िए आप, बिल्कुल मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि भाई जहां भी, जैसे आपने देखिए ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर चूंकि नाउन है राइट वंस, तो ये ना तो सब्जेक्ट है ना किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये सीधा कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब कह देते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए फिफ्थ जो हमारा फंक्शन होता है नाउन का, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन इसको ऐसे बोला जा सकता है कि नाउन गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन होती है, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आती है वो एक तरह से प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, क्योंकि पीछे हमने जो सीखा था वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर प्रेपोजिशन का, यानी इसमें खास ध्यान ये रखनी है कि जो भी आपकी प्रेपोजिशन है, चाहे वो ऑफ है, ठीक है राइट, इन है, एट है, कोई भी प्रेपोजिशन एटसेट्रा, ठीक है भाई, कोई भी प्रेपोजिशन हो, याद एक मेरी बात याद रखना, हमेशा गांठ मान लेना इसको कि भाई प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश में जब भी आप किसी वर्ड को पाएंगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई प्रोनाउन आती है, तो एक्चुअली ये समझिए कि भाई प्रोनाउन भी नाउन के बदले ही तो आती है, यानी नाउन के स्थान पर ही तो प्रोनाउन यूज होती है। तो अगर हम नाउन यूज कर सकते हैं तो प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, जो कि करेक्ट है। अब देखिए वैसे तो आप आगे नॉन फाइनाइट में स्टडी करेंगे, लेकिन एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिरेंट, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगाकर इसको बनाते हैं, और ये ना की साउंड देता है हिंदी में और नाउन की तरह काम करता है। तो यदि अगर आपको कभी भी क्रिया लानी हो प्रेपोजिशन के बाद, तो भाई हम उसे जिरेंट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक खास बात मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल नाउन की। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपको प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन दिखे, तो भाई वहां पर उसका जो केस होगा, उसका जो फंक्शन होगा, उसका जो काम होगा, वो गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन होगा, यानी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में वहां पर आपने नाउन को यूज किया है, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल्स ले लीजिए, ही बिलीव्स इन गॉड, तो यहाँ पर देखिए बिलीव्स है, लेकिन इसके बाद एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद यहाँ पर गॉड है जो कि नाउन है। तो यहाँ पर इस क्रिया का ऑब्जेक्ट गॉड नहीं है, बल्कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर गॉड है। तो यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज कर लिया। शी इज इंटरेस्टेड इन, देखिए इंटरेस्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल जो कि स्टेटिव फॉर्म में, उसके बाद इन है, इनके बाद कार्स यानी नाउन के रूप में। वी आर फॉन्ड ऑफ के बाद देखिए इटालियन फूड, फूड यहाँ पर मेन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज गुड, गुड एक आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद आपने प्रेपोजिशन लगाया, ही इज गुड एट, वो अच्छा है। यहाँ पर इन का यूज नहीं करना चाहिए, जो ग्रामेटिकली एरर होता है। एट का यूज करें तो ही इज गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है, तो इंग्लिश एक क्या है जी, नाउन है, यहाँ पर देखिए नाउन है, ठीक है। सिक्स्थ वन देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग कहते हैं, देखिए मैं बहुत सामान्य और सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा हूँ मैं बहुत ही सिंपल वे में, हालांकि आप इसको मेरे साथ चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि जनरली लोगों का मानना होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, राइट, यानी काम करने वाला, वर्ब हो यानी जिस एक्शन को वो करता है, और एक्शन का रिसीवर है यानी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो काम होता है,
तो सामान्यतः ये माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड कि भाई वो सेंटेंस आपका पूरा है, कंप्लीट, राइट, वो आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत बार, ठीक है, ऐसा कई बार नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वी इलेक्टेड। अब इलेक्शन हुआ, उसमें हमने किसी को इलेक्ट कर लिया, वी इलेक्टेड, ठीक है, वी इलेक्टेड हिम। या यहाँ पर चलो मैं नाम ही दे देता हूँ, वी इलेक्टेड राम, वी इलेक्टेड राम, सॉरी, वी इलेक्टेड राम, हमने राम को चुना। अब यहाँ पर किसने चुना, हमने, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब यानी चुना गया, भाई क्रिया भी हमने की है, ऑब्जेक्ट चुना किसको गया, राम को। लेकिन क्या सेंटेंस कंप्लीट है? लोग आपसे पूछेंगे क्या चुना, आपने क्या चुना, राम को, तो क्या पूरा है? तो हम क्या करते हैं, कई बार हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देना होता है, तो इस ऑब्जेक्ट की सेंस को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। वी इलेक्टेड हिम, यू नो दैट, या वी इलेक्टेड राम आर कैप्टन, आर कैप्टन। तो जैसे ही आपने कैप्टन यहाँ पर लिखा, ये नाउन है कैप्टन, तो यहाँ पर नाउन, इस नाउन ने कॉम्प्लीमेंट की तरह काम किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही राम था इस क्रिया का, लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट ने इसकी सेंस को पूरा कर दिया, तो इसी को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए, वी इलेक्टेड हिम आर कैप्टन, वी मेड द बॉय ईटिंग। हालांकि कॉम्प्लीमेंट में ये देखिए, इस कॉम्प्लीमेंट के रूप में कई बार हम क्या किन किन यूजों को, प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं, नाउन को भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे वी मेड द बॉय ईटिंग, ईटिंग यहाँ पर, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो ऐसा नहीं कि केवल नाउन, बट चूंकि आज हम नाउन की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने केवल नाउन का एग्जांपल दिया, ठीक है। वी मेड हिम, यू नो व्हाट, प्रेसिडेंट, हमने उसको प्रेसिडेंट बनाया, तो प्रेसिडेंट इज अ नाउन, एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये है आपका अपोजिटिव यानी नाउन इन अपोजिशन केस। नाउन अपोजिशन केस में आती है, देखिए इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज अपोजिशन नॉट ऑपोजिशन। नाउन कैन फंक्शन एज अ अपोजिटिव, जैसे अपोजिटिव फंक्शन दैट द सेम वे predicate nominative does, but the whereas the predicate nominative rename the subject in a sentence and the appositive rename another noun in the sentence। अब छोटी सी एक बात को समझिए, ठीक है, मैं फिर सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, यदि नाउन, कोई नाउन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बराबर में फिर एक नाउन यूज कर लें, और ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही जगह के बारे में हो, दोनों नाउन, तो दूसरी नाउन हमेशा अपोजिटिव केस में यानी केस इन अपोजिशन में होती है पहले। ये नॉमिनेटिव केस में भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकती है, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पर भी जिस पहली नाउन के साथ आएगी, उस नाउन का ही केस ये ले लेती है। मतलब अगर आप सब्जेक्ट के बराबर में इसको लगा रहे हैं किसी नाउन के, तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। जैसे देखिए, मीट माय न्यू क्लासमेट, मेरे नए क्लासमेट से मिले, तो क्लासमेट नाउन है, उसका नाम जेम्स, तो जेम्स ही मेरा नया क्लासमेट है, और क्लासमेट ही मेरा, तो मेरा नया क्लासमेट ही जेम्स है, और जेम्स ही मेरा नया क्लासमेट है, तो ये एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जेम्स यहाँ पर क्लासमेट के अपोजिशन यानी इस नाउन के अपोजिशन है। ये देखिए, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, रोहित शर्मा आर कैप्टन। तो आर कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा इज अ गुड बैट्समैन, एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा बल्लेबाज है। तो इसी तरीके से आप फ्रेज में भी ला सकते हैं, नाउन फ्रेज को भी और नाउन को भी सिंपली यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, द पिंक सिटी, और द पिंक सिटी जयपुर, तो दोनों अपोजिशन केस में आ सकते हैं। और आप ये देखिएगा, नाउन किस केस में यूज हो रही है, वो सब्जेक्ट है तो उसका भी केस सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अपोजिशन केस का यूज हम चीजों को कॉन्ट्रैक्टेड करने के लिए कर रहे हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पापा ने आपसे पूछा कि भाई तुम्हारे साथ कौन है, तुमने कहा ये मेरा दोस्त है और इसका नाम राम है, तो दो सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए इजी है कि आप सीधा बता दो मेरा दोस्त है राम, या राम है मेरा दोस्त। तो यहाँ अपोजिशन का यूज करके आप चीजों को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर यह है डायरेक्ट एड्रेस या बीइंग एड्रेस। आप वोकेटिव केस में भी यूज कर लेते हैं, यानी जब आप किसी को पुकारते हैं, ठीक है जी, तो तब आप वोकेशन केस में यूज कर लेते हैं। अब पुकारना क्या है, देख छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको।
यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, रिलेट नहीं करता, फिर भी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ, फिर मैंने लिखा वी रन, हम दौड़ते हैं, फिर मैंने बोला भाई बॉयज रन, तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़के दौड़ते हैं। लेकिन अगर इफ आई पुट अ कोमा ना, यहाँ पर देखिए कोमा लगा दूं तो इस वर्ड को सेपरेट कर देगा इस वर्ब से, और ये वोकेटिव केस में चले जाएंगे ना एड्रेस में, और ये पुकारने में चला जाएगा, और फिर इसका मतलब ये नहीं होगा कि लड़के दौड़ते हैं, फिर हो जाएगा लड़को दौड़ो। तो इस तरह वोकेटिव केस होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मिस्टर बिल, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, तो हमने क्या किया, मिस्टर बिल को एड्रेस किया, पुकारा, स्टूडेंट आपका मेन हॉल में वेट कर रहे हैं। मिस्टर बिल इज वोकेटिव केस, तो यहाँ पे मिस्टर बिल वोकेटिव केस में, यू देयर स्टैंड अप, ए तुम वहां खड़े हो जाओ, यू इज इन वोकेटिव केस। ब्रदर अ लेटर फॉर यू, आई तुम्हारे लिए एक लेटर, तो ब्रदर यहाँ पर वोकेटिव केस में। चेयरमैन ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड टुडे, तो चेयरमैन इज वोकेटिव केस। और भी नाम आप ले सकते हैं किसी का नाम, जैसे सोनू, मोनू, स्टैंड अप, ओके, हे यू गेट आउट, तो यू वहां पर वोकेटिव केस में हो जाएगा। यानी अब देखिए, हालांकि यहाँ पर यू प्रोनाउन है, बट मैंने प्रोनाउन एंड नाउन दोनों के एग्जांपल दे दिया। आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, हे रानी स्टैंड अप, रानी खड़े हो जाओ, तो वहां वोकेटिव केस में। और ये नाउन ना तो सब्जेक्टिव केस में होता है, ना ऑब्जेक्टिव में होता है, ना केस इन पोजीशन में होता है, ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना कॉम्प्लीमेंट है, सीधा बीइंग एड्रेस में हम इसको फंक्शन में रखेंगे। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है आज का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है ये दोस्तों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक्चुअली किसी भी नॉमिनेट को स्वतंत्र कर देना, एब्सोल्यूट कर देना। अ नाउन कैन फंक्शन एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। रूल्स ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ध्यान से देखिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से बना है, एक नॉमिनेटिव जिसका अर्थ है कर्ता यानी सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट जिसका अर्थ है यानी स्वतंत्र होना, ठीक है। तो अर्थात इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि भाई कोई चीज हमने कि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम इस नियम के तहत फाइनाइट वर्ब से स्वतंत्र कर देते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि भाई जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है, यानी दोनों का एक संबंध होता है, ताल्लुक होता है आपस में। लेकिन जब इस ताल्लुक को आप तोड़ दें और सब्जेक्ट को रखें और वो अपना मीनिंग भी दे सेंटेंस में, तब उसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं, उस यानी सब्जेक्ट को आपने एब्सोल्यूट कर दिया वहां से, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए ध्यान से यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। तब हम इसका निम्नलिखित रूप से करते हैं कि इसमें दो तीन चीजें, आप हालांकि सिंथेसिस का पॉइंट है और मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर ये सेपरेट है दोनों। द सन रोज यानी सूर्य निकला, एंड द फॉग डिस्पर्स यानी छट गया क्या, कोहरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेंटेंस है, और जब मैं एक्चुअली सन को यहाँ पर एब्सोल्यूट करूंगा तो यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है, तो मैं क्या करूंगा क्योंकि वो काम हो गया, तो हैविंग राइजन। इसे समझने के लिए ना एक दो पॉइंट यहाँ पर देख लिए। दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट एक तो अलग होगा, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य रीजन को दिखा रहा होगा, दूसरा उसका रिजल्ट यानी परिणाम होता है। दिए गए सेंटेंस में जो वाक्य रीजन दिखा रहा हो कर्ता में निम्नलिखित उसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं। यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव हो इसमें तो सब्जेक्ट बाय हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और रीजन दिखाने वाला पैसिव है तो हैविंग बीन का यूज करके हम उसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं, ठीक है भाई। यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज एम आर यानी वर्ब बी का यूज हुआ है तो हम सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके उसकी जगह पर बीइंग का यूज कर लेते हैं। और अगर एक्शन आया हुआ है यानी क्रिया आई हुई है तो वहां पर हम हैविंग एक्शन थर्ड यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब देखिए फिर से उसी एग्जांपल हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए द सन रोज यानी निकला, और उसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, एक कारण बना कि सूर्य निकला, और फिर उसका रिजल्ट हुआ कि कोहरा छट गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काम खत्म हुआ, एक हैविंग राइजन का यूज करके इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, और जो सन का संबंध था रोज से, क्योंकि पास्ट टेंस को दे रहा है उसको हमने खत्म कर दिया नॉन फाइनेंस में। अब ये कोई टेंस वेंस नहीं दे रहा है, बस केवल यहाँ पर सन का अर्थ है, तो द सन हैविंग राइजन द फॉर्म डिस्पर्स। तो यहाँ पर ये आपका सन यानी एक नाउन एब्सोल्यूट केस में चला गया है। द टीचर एंटर्ड द क्लास, तो टीचर घुसा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बॉयज बिकेम साइलेंट, बच्चे चुप यानी लड़के शांत हो गए। तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास एंड द बॉय बिकेम साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये टीचर आपका एब्सोल्यूट हो गया। द कैप्टन वाज किल्ड, अब देखिए वर्ब बी का यूज हो गया यहाँ पर, द आर्मी फ्लेड, ठीक है। तो यहाँ पर मारा गया,
कैप्टन को मार दिया गया और वो भाग गई आर्मी। तो देखिए कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये पैसिव है, तो पैसिव में आपको बताया था हैविंग बीन किल्ड, मारा गया था, और द आर्मी फ्लड। तो ये देखिए, हालांकि दो सेंटेंस हैं यहाँ अलग अलग सिंपल है, लेकिन इनको जोड़कर एक सिंपल बना दिया जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब किल्ड। इसी को एब्सोल्यूट हम बोलते हैं। द लीडर वाज स्लेन और द फॉलोअर्स रन अवे, यहाँ पर भी हैविंग बीन का यूज हुआ है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। इस तरह द वर्क वाज डन, यहाँ पे हैविंग डन है। इट वाज हॉलिडे, यहाँ पर देखिए सिंपल ये एक्सटेंटिव फॉर्म है, तो यहाँ पर बीन का यूज रहेगा। इट बीइंग हॉलिडे, वी डिड गो टू स्कूल एंड द स्काई वाज क्लाउडी एंड मेड इट टुडे एंड द स्काई बीइंग क्लाउडी मेड इट टुडे। तो दोस्तों ये थे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एंड द फंक्शन ऑफ नाउन। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है, कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह से कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो प्लीज आप मुझे एक्स्ट्रा लिख कर भेजें, मैं उसका सलूशन आपको दूंगा। इस वीडियो को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम आने वाली है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और अपनी एक अच्छी लिस्ट में इसको अभी ऐड कर लेना, ठीक है। और अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।